So today we'll discuss cyclotron. Cyclotron. It is a device used to store charge, used to accelerate charge. So cyclotron is a device it is used to accelerate charge, clear? And working principle is time period is independent of the speed of moving charge. Or in other way, you can also tell that frequency of revolution is independent of the speed of moving charge. Clear? So this is the working principle. These two are the working principle. Working principle of cyclotron. And this principle is valid. V is very less than c. The speed of moving charge particle is very less than the speed of light. The speed of moving charge particle is very less than the speed of light. मैंने बताया था इसके पहले वाले में लॉरेंस कोर्स में मैकेनिक्स ऑफ moving charge in the magnetic field. Your frequency of revolution or time period of revolution will be independent of speed only when your velocity of moving charge particle is very less than speed of light. And if velocity of charge particle is compared to the velocity of light, then your frequency as well as time period depends upon speed of moving charge particle. Clear? So ये भी यहाँ वही clear? So for v very less than c, P or a frequency and time period, they are independent of V of moving charge. Velocity of moving charge, and when V is comparison to C, then T and F will be depends upon velocity of moving. ये पिछले क्लास में बता दिया था. तो साइक्लोट्रॉन की कंडीशन क्या है? ये वाला है साइक्लोट्रॉन, इसलिए ये बनेगा. कोई दिक्कत? क्योंकि साइक्लोट्रॉन का फ्रीक्वेंसी क्या है, प्रिंसिपल क्या है? टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी इज डिपेंडेंट ऑफ वेलोसिटी ऑफ मूविंग चार्ज. तो अगर तुम्हारा चार्ज पार्टिकल है उसका वेलोसिटी इसके रेंज में आ गया तो क्या होगा? साइक्लोट्रॉन फेल हो जाएगा. तो यहाँ पर जो डिवाइस होता है यूज फॉर एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल इज कॉल्ड प्रोटॉन सिंक्रोट्रॉन. क्लियर? सो अगर तुमको एक्सेलरेट करना है चार्ज पार्टिकल को तो इस रेंज में एक्सेलरेट कर रहे हो, इस रेंज में वेलोसिटी है, सो साइक्लोट्रॉन काम कर देगा, तुम्हारा पार्टिकल को एक्सेलरेट कर देगा. अगर तुमको ज़्यादा एक्सेलरेशन चाहिए कंपेरिजन टू स्पीड ऑफ लाइट वेलोसिटी चाहिए, तो उसके लिए जो डिवाइस होता है प्रोटॉन सिंक्रोट्रॉन. क्लियर? तो मैं बता दूंगा थोड़ा बहुत. ये क्या सिलेबस में ये भी सिलेबस हटा दिया लेकिन बता देता हूँ. ठीक है, तो बता दूंगा मैं. क्लियर? सो कंस्ट्रक्शन देखो इसका.
ये क्यों प्रिंसिपल है, क्या है, ये थोड़ा देर में क्लियर हो जाएगा। अभी क्या है कि मैं थोड़ा सा तुमको इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ। कंस्ट्रक्शन में क्या होता है कि वी विल टेक टू मेटालिक बीम, दो मेटालिक ब्रिज लेते हैं। ब्रिज का मतलब क्या होता है कि ऐसा रहो कि ऐसा होता है, डी के शेप में लेते हैं हम लोग, ऐसा बताया था मैं तुम लोगों को। ब्रेड देखो, ब्रेड, अरे ये जो पाव खाते हैं हम लोग, तो पाव ऐसा होता है, पाव रोटी जिसको बोलते हो ब्रेड, अरे राउंड वाला, राउंड वाला जिसको बर्गर बनाने में यूज किया जाता है। तो बर्गर बनाने में यूज किया जाता है, तो होगा क्या, राउंड वाले में क्या होता है कि कैसे होता है मतलब समझ लो कि ये पाव है ऐसा कुछ, ठीक है, ये ऐसा ही है ना, ये पाव ऐसा ही होता है। मेरा हाथ जो है ये खाली ये वाला देखो, ये पाव है ऐसा, क्लियर क्लियर। इसको दो पार्ट में काट दो, तो दो पार्ट में काटोगे तो कैसा दिखेगा, दो पार्ट में काटोगे तो ऐसा दिखेगा ना, ये क्लियर ऐसा दिखेगा। दो पार्ट में काटोगे तो यानी कि तुम्हें अब ऐसा दिखेगा, इस टाइप का आधा ही, इसको उलट के ऐसे कर दिया, ऐसे दिखेगा ना, ये ऐसे दिखेगा ना। ये हमने ऐसे चाकू से, पाव ऐसा था हमारा, तो चाकू से काट दिया तो पाव ऐसे दिखेगा ना, ये वाला है। अब क्या करोगे, ऊपर एक लेयर है, नीचे लेयर है, बीच का सारा मटेरियल बना के इसको होलो बना दो, तो डी टाइप का लगेगा ना यार। मान लो ऐसे दिखेगा, ऐसे मान लो कि ये पाव को काटने के बाद पाव को काटोगे तो ऐसा डी टाइप का शेप बन जाता है वो। ओ यार कैसे हाँ नहीं समझे हो ना बाबू, क्या डी के शेप बताता हूँ मैं तुम लोगों को। देखो सुनो, पाव रोटी को काट दो तुम, पाव रोटी को काटोगे तो ऐसा बचेगा, वो ऐसा बचेगा ना हाफ उसका। अरे मान लो कि पाव रोटी ऐसा तुम्हारा, पाव रोटी ये है तो हाफ काट के उसमें क्या चम्मच से ना पूरा निकाल दो, खाली ऊपर का लेयर रहना नीचे का रहना, तो ऐसे बन जाएगा शेप। मान लो कि चम्मच से निकाल दो, ऐसा पाव रोटी है ना, तो इसको उलट के तो ऐसा शेप बन जाएगा इसका, तो चम्मच से निकाल दो तो खाली ऊपर लेयर बचेगा, नीचे लेयर, अब बीच में खोखला हो जाएगा, ऐसे बन जाएगा, ऐसे डी टाइप का। हाँ कटोरी की तरह समझ लो, कटोरी की तरह है ना, कटोरी की तरह निकाल दो, कटोरी की तरह बच जाएगा, लेकिन वो ऐसा होता है बिल्कुल फ्लैट, ऐसे होता है। लो देखो ऐसे होगा, पाव रोटी निकाल दोगे तो एक ऐसे बनेगा, एक ऊपर बचेगा, समझ रहे हो तुम, इधर इधर ऐसे बचेगा। अब मेरा मान लो ये है, इधर का मान लो कि पूरा पाव रोटी है ऐसे, या ये देखो ये पाव रोटी का हिस्सा है, तो चम्मच से क्या करो कि ये वाला सारा मटेरियल निकाल दो, चम्मच से ये बचेगा क्या, ये वाला साइड वाला थोड़ा सा लेयर बचेगा, और ये लेयर बचेगा, और ये लेयर बचेगा। ये हमने क्या कर दिया, पूरा चम्मच से ही निकाल दिया, तो ऊपर का जो लेयर बचेगा थोड़ा सा ये, थोड़ा सा ये, बीच में खाली हो जाएगा, बिल्कुल खोखला हो जाएगा, क्लियर। तो पाव रोटी को दो पार्ट में काटेंगे तो आधा ये हो जाएगा मान लो, और आधा एक और हो जाएगा, तो दोनों को काट देंगे तो पाव रोटी अब किसके साथ, डी के शेप नहीं दिखता है ना, पाव रोटी को काटोगे तो यार पूरा पाव रोटी है, काटोगे तो डी के शेप में दिखेगा। और ये चम्मच से जो है ना यहाँ से डाल के निकाल दो तो बचेगा कितना पोर्शन, ये पूरा मटेरियल भरा हुआ है इसमें, और चम्मच से ये सारा निकाल दो तो बचेगा कितना, खाली ये होलो बचेगा ना, ये खाली होलो ही बचेगा ना, और फिर ये भी होलो बचेगा, तो दो डी शेप हो गया ना। आ रही है समझ, यानी कि एक डिश टाइप का है पाव रोटी, कैसे होता है डिश टाइप का, ऊपर डिस्क होता है, नीचे डिस्क होता है, बीच में बहुत सारे मटेरियल होता है। इसका मतलब ये भी सोच लो कि बहुत सारे डिस्क को मिलाते हैं तो क्या बन जाता है, पाव रोटी बन जाता है ना। अरे रोटी 10 रोटी बनाओगे तो क्या होगा, पाव रोटी हो गया। मान लो कि 10 रोटी मान लो, 10 रोटी को इकट्ठा करके कर दो। अब क्या कर दो कि नीचे 60 रोटी, बीच का 8 रोटी गैप कर दो, देख ऊपर रोटी बचेगा और नीचे एक रोटी बचेगा, और उसको क्या कर दो, बाउंड्री कर दो चारों तरफ, क्या कर दो, बाउंड्री कर दो आटा का लेप लगा के। तब क्या हो गया, वो सर्किल की किस्म हो गया ना, एक ऊपर सर्किल एक नीचे सर्किल, बीच में बाउंड्री, सिलिंड्रिकल बाउंड्री। अब उसको दो पार्ट में काट दो तो डी शेप में हो जाएगा। अब समझ आया, क्लियर हो, हम पर ऑनलाइन वालों तुम लोगों को क्लियर हो जाओगे। ऑनलाइन वालों डी शेप समझना बहुत जरूरी है। साइक्लोट्रॉन, तो साइक्लोट्रॉन में बाबू 2 मेटालिक बीज होता है ऐसे। अब चार्ज इसमें तुम मोशन कर सकते हो, होलो होता है बिल्कुल, आरी बात समझ, होलो सकता है, तो इसको बोलते हैं डी, क्योंकि ये डी शेप में होता है। क्या होता है, डी शेप में होता है। अब दोनों का रेडियस क्या होता है बाबू, सेम होता है, इसका रेडियस और इसका रेडियस, क्योंकि एक ही मेटालिक का पार्ट है। एक बार काट दो, इसको दो पार्ट में, एक ये डी, इसको D1 बोलते हैं, इसको
D2 होल्ड है, कोई दिक्कत। तो 2 मेटालिक डी शेप लेते हैं, बस मेटालिक बीच में होलो होगा, ठीक है। तो करो, एक बात ध्यान रख लेना, ठीक है। अगर सब समझ जाना फिगर, उसके बाद सर आप रखते रहना। डी शेप सबको क्लियर हुआ कि डी शेप होता कैसे? ये ऐसा कुछ बाउंड्री नहीं होता, सबसे पहली बात, ठीक है, बाउंड्री नहीं होता। एक ही सर्किल का एक ही उसका पार्ट है, ऐसा गैप होता है इसमें, कितना गैप होता है ज़्यादा नहीं, ठीक है। अब क्या है कि डी के ऊपर, यानी कि एक डी ये है, डी है ये, तो डी ये एक नीचे डी, मतलब सॉरी एक ऊपर सरफेस नीचे सरफेस, ये डी शेप हो गया ना, ऐसा मान लो यार, इसको मान लो कि डी है ये, ऐसा कुछ है, ये बंद हो गया ना पूरा, ये हाथ दिख रहा है मेरा, ये डी के थोड़ा सा मान लो कि डी टाइप का है ये, ऐसा कुछ, ठीक है। ये पूरा बैक है, ये होलो है, चार्ज इसमें मोशन कर सकता है, ऐसा है। ये थोड़ा सा अब मैं कहूँ पूरा फ्लैट नहीं बना सकता ना, ये पूरा ऐसा समझ लो, ऐसे होता है बिल्कुल। ये बोर्ड जो है पीछे का भी कवर कर दिया, ऐसे होता है डी से, अरे ऐसे भी यहाँ से भी ये मुड़ा होगा, यहाँ से मुड़ा होगा, अब समझ आ रहा, डी से ऐसा कुछ होता है, ठीक है। चार्ज पार्टिकल अंदर होलो मोशन कर सकता है। तो ऊपर सरफेस एक नीचे सरफेस, ये वाला एक ये सरफेस है, एक इसके पीछे सरफेस है, ऐसे, ठीक है। तो इस सरफेस पे क्या करोगे, एन रख दो मैग्नेट का, उसके पीछे एस रख दो, यानी कि तुम्हारी मर्जी है, ऊपर एन रखो, नीचे एस रखो, या यहाँ एस रखो, यहाँ रखो, तुम्हारी मर्जी, यानी एन ऊपर तो नीचे एस। मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, हमेशा एन 2s होगा ना, यानी यहाँ नीचे एन होगा तो मैग्नेटिक फील्ड होगा ऊपर, और नीचे एस होगा तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा नीचे। तो इसके ऊपर रखना है, सरफेस के ऊपर मैग्नेट रखना है, एक पोल इधर एक पोल इधर, कि मैग्नेटिक फील्ड क्या हो, परपेंडिकुलर टू द डी हो, या तो ऐसे या तो ऐसे, कोई दिक्कत। ये डी है, ऐसे एक पहला डी है, दूसरा डी यहाँ होगा, तो इसके ऊपर मैग्नेट रखो, उसके ऊपर मैग्नेटिक फील्ड हमेशा इसके परपेंडिकुलर होना चाहिए, अप या डाउन, तुम्हारी मर्जी। तो यहाँ एक मैग्नेट लगा देंगे और उधर में मैग्नेट लगा देंगे, पोल लगा देंगे उसका, तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, परपेंडिकुलर टू द डी, आउटवर्ड और इनवर्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड या तो ऐसे हो सकता है डी पे ऐसे, या तो ऐसे, कोई दिक्कत। ये हो गया आउटवर्ड, ये हो गया इनवर्ड। हमने मैग्नेट डाल दिया, कोई दिक्कत, मैग्नेट डाल दिया, वो दिखाई नहीं देता है, मैग्नेट डाल दिया, तो ये हो गया अपनी मैंने डाल दिया, तो मैग्नेटिक क्या मान लो अंतर है, कोई दिक्कत, ऐसे, यानी एन ऊपर है, एस क्या है, बोर्ड के नीचे उधर, मतलब दूसरी तरफ है, ऐसा है ना, ऐसा, तो ये है एन है, इसके तरफ एस इधर है, इधर है, ऐसे जा रहा है। उसके बाद क्या करो, इसको कनेक्ट कर दो एसी से, एसी पावर सप्लाई। अब एसी पावर सप्लाई जो पढ़ाऊंगा मैं तो बता दूंगा, अभी बताएगा एसी पावर सप्लाई क्या होता है। ये वायर है बाबू, and current is flowing through the wire, current is flowing through the wire। तुमने टेंथ में पढ़ा होगा ना यार, एसी और डीसी क्या पढ़ते हैं, एसी डीसी में क्या समझते हो, टेंथ में पढ़ भूले, याद है। एसी में क्या होता है, डीसी में क्या होता है, डायरेक्ट करंट बोलते हो ना डीसी को, और एसी को क्या समझते हो, कौन बताएगा। डायरेक्ट करंट अल्टरनेट करंट मतलब क्या समझते हो, ग्राफ बनाते हो, क्या समझते हो, बोलो बोलो, क्या समझते हो, एसी डीसी समझते हो, क्या पढ़ते हो, कुछ नहीं। अब खाली नंबर ला के आसान हो जाते हो। एसी डीसी क्या होता है, एसी करंट, डायरेक्ट करंट, अल्टरनेट करंट, यार। और एसी में क्या करते हैं, वायर से लाइन पोल से कनेक्ट करते हैं। एसी में करंट की डायरेक्शन चेंज होती रहती है और डीसी में करंट की डायरेक्शन मतलब बोलो कैसे चेंज होती रहती है, बताओ। कैसे चेंज होती रहती है, खाली रट्टा मारे हो, इसी में चेंज होता रहता है, डीसी में नहीं होता है, सिंपल सा चीज। तुम्हें किसी को नहीं पता एसी डीसी, कहाँ पढ़े हो तुम, टेंथ में,
ये वायर है, अब इसमें करंट जा रहा है और करंट डीसी है। डीसी मीन्स डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज फिक्स। टाइम चेंज होगा लेकिन उसका डायरेक्शन क्या होगा, मोशन क्या होगा, चेंज नहीं होगा। यानी कि अगर इलेक्ट्रॉन जा रहा है तो हमेशा इधर ही जाएगा, इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है तो हमेशा इधर जाएगा। यानी कि मान लो इलेक्ट्रॉन इधर हमेशा जा रहा है तो करंट हमेशा क्या होगा, इधर जाएगा। और एसी में क्या होता है, डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन changes after a given time interval। ये वायर बाबू उसमें करंट जा रहा है तो एक सेकंड तक, मान लो एक सेकंड तक इलेक्ट्रॉन इधर गया तो अगले सेकंड तक इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा, अगले एक सेकंड तक इधर जाएगा, अगले सेकंड तक इधर जाएगा। इसका मतलब क्या होगा, एक सेकंड इधर गया, मोशन इधर कर रहा है इलेक्ट्रॉन तो करंट इधर जाएगा इधर, फिर अगले सेकंड में इलेक्ट्रॉन इधर मोशन कर रहा है तो करंट इधर जाएगा इधर। यानी एक ही बार में एक सेकंड के लिए करंट इधर जाएगा, एक सेकंड के लिए इधर, एक सेकंड के लिए इधर, एक सेकंड के लिए, बार बार चेंज होगा। इसको बोलते हैं अल्टरनेटिंग करंट। आई बात समझ, तो यहाँ अल्टरनेटिंग पावर सप्लाई लगाएंगे, एसी पावर सप्लाई। इसका मतलब क्या होगा, एक ही वायर में करंट कंडक्शन क्या होगा, चेंज होगा। इसका मतलब क्या है, अगर रजिस्टर लगा दोगे ऐसे, इसमें एसी करंट जा रहा है तो हमेशा यहाँ प्लस होगा, यहाँ माइनस होगा। लेकिन वही अगर रजिस्टर है और इसमें एसी जा रहा है, ये डीसी के लिए और ये एसी के लिए होगा, क्या होगा, एक बार प्लस एक बार माइनस, एक बार प्लस एक बार माइनस, एक बार प्लस एक बार माइनस। ये क्वालिटी है, यानी क्वालिटी यहाँ क्या होगा, बार बार चेंज होगा, यहाँ पर चेंज नहीं होगा, एसी होता है। चलो पढ़ो और थोड़ा सा काम करो और सो this is a symbol of AC। तो ऐसा होता है ना एसी, हाँ करंट यही होता है ना एसी, इसीलिए ऐसा सिंबल बनाते हैं। टाइम विद टाइम करंट डायरेक्शन करंट चेंज। दिस इज द एसी सिंबल, एसी पावर सप्लाई, एसी ऑसिलेटर भी बोलते हैं इसको, एसी ऑसिलेटर, एसी पावर सप्लाई, एसी पावर सप्लाई। So now current will flow sometimes in this direction and sometimes in this direction। means there will be ये चार्ज और करंट थ्रू दिस ना, ऐसे चार्ज होगा ना और इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ना इसमें। मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा तो कभी कभी क्या होगा, कभी यहाँ पर हाई पोटेंशियल होगा, कभी यहाँ लो, कभी यहाँ पर लो, कभी यहाँ पर हाई, कभी यहाँ पर हाई फील्ड लो, ऐसा ही होगा ना अल्टरनेटिंग। एक टाइम के लिए ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस, एक टाइम अगले टाइम के लिए माइनस, ये प्लस। तो अल्टरनेटिंग यहाँ क्लियर, यानी कि इस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड होगा और इस रीजन में भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगा कि नहीं। जब ये प्लस तो ये प्लस होगा ना, कोई दिक्कत, तो ये माइनस हो जाएगा, फिर ये माइनस, तो ये प्लस, सेम कनेक्टेड है ना। यानी कि इस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, इस रीजन में। बाकी जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, जीरो। डीस के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, डीस के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, क्यों, जीरो। डीस के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा, बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड कंडक्टर इज जीरो। तो इनसाइड डीज इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी जीरो। इसीलिए लगाया है मेटल, वहां प्लास्टिक भी लगा सकते थे। इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी जीरो। यानी कि ये डीज है बाबू, ऐसे यहाँ डीज है और इस पे पावर सप्लाई दे रहे हो, इस पे पावर सप्लाई, यानी कि बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड है। यहाँ पर गैप में जहाँ मेटल होगा यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, लेकिन यहाँ पर मेटल है तो अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा, कोई दिक्कत, क्योंकि ये मेटल है, ये भी मेटल है, अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा, कोई दिक्कत। तो हमेशा इस गैप में जहाँ पर मेटल नहीं वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा और यहाँ भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा, मैग्नेटिक फील्ड होगा, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड ऐसा कुछ नहीं होता, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड होगा और यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड होगा, कोई दिक्कत, ठीक है। अब देखो when there is a charge in the magnetic field and that is moving perpendicular to the beam। मान लो कोई चार्ज पार्टिकल है, उसको मैंने यहाँ वेलोसिटी से भी इधर मोशन कर दिया, तो फोर्स कितना लगेगा उसको, अपवर्ड ना,
वेलोसिटी इधर है और मैग्नेटिक अंदर है, तो आपको आड़ यानी कि चार्ज पार्टिकल सर्कुलर मोशन करेगा, ऐसे करेगा ना, करेगा ना, तो होगा क्या कि q v b इक्वल टू m v स्क्वायर अपॉन r, तो r इक्वल टू m v अपॉन q। कोई दिक्कत? ठीक है, क्लियर? अब देखो होगा क्या, यार इसका मतलब ये है कि अगर वेलोसिटी बढ़ेगा तो क्या बढ़ेगा, रेडियस बढ़ेगा, बढ़ेगा ना, या रेडियस बढ़ेगा तो वेलोसिटी भी बढ़ेगा। और हमको क्या करना है, चार्ज पार्टिकल को एक्सेलरेट करना है। क्या करना है, पहले लिखा था इजी इट इज यूज्ड टू एक्सेलरेट द चार्ज पार्टिकल, सो वी हैव टू एक्सेलरेट द चार्ज पार्टिकल। एक्सेलरेट करना, एक्सेलरेट का मतलब क्या होता है, वी हैव टू इंक्रीज द वेलोसिटी, यानी वेलोसिटी की डायरेक्शन, एक्सेलरेशन का मतलब चेंज इन डायरेक्शन इज आल्सो एक्सेलरेशन ना, तो डायरेक्शन को भी चेंज करना प्लस मैग्नीट्यूड को भी क्या करना है, बढ़ाना, एनर्जी को बढ़ाना है, तो मैग्नीट्यूड को बढ़ाना पड़ेगा। सो एक्सेलरेटेड मोशन है, एक्सेलरेटेड मोशन में क्या होगा, टाइम के साथ साथ तुम्हारा क्या होना चाहिए, वेलोसिटी भी क्या होना चाहिए, बढ़ना चाहिए। तो इफ देयर इज ओनली मैग्नेटिक फील्ड, इफ देयर इज ओनली ए मैग्नेटिक फील्ड, देन मैग्नेटिक फील्ड विल ओनली चेंज द डायरेक्शन नॉट मैग्नीट्यूड। इफ देयर इज ओनली मैग्नेटिक फील्ड, देयर इज ओनली मैग्नेटिक फील्ड, देन दिस विल चेंज द डायरेक्शन ना, not magnitude, not, but we have to accelerate the charge particle and we have to increase the velocity, we have to increase the energy। मैग्नेटिक फील्ड फोर्स अप्लाई करता है लेकिन वो डायरेक्शन चेंज करता है, मैग्नीट्यूड को चेंज नहीं करता। हाँ, if there is electric field then that electric field will change the magnitude of velocity। क्लियर? तो अब क्या चार्ज पार्टिकल है इसमें, ठीक है, चार्ज पार्टिकल है इसमें। जैसे कि मान लो चार्ज पार्टिकल को हमने यहाँ पुश कर दिया ऐसे, यहाँ पर मान लो कि यहाँ से चार्ज पार्टिकल को हमने v वेलोसिटी से पुश कर दिया, तो जैसे यहाँ से v वेलोसिटी से जाएगा, कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं, कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं, सर्किट को ब्रेक कर दो, सर्किट क्या करो, ब्रेक करो, तो चार्ज पार्टिकल यहाँ से जाएगा और यहाँ से सर्कुलर मोशन करना शुरू करेगा ना, और ऐसे ऐसे सर्कुलर मोशन करने लगेगा, कोई दिक्कत? बार बार इसी पाथ में चलेगा, बार बार इसी पाथ में चलेगा, तो r इज ऑल्सो फिक्स्ड एंड ऑल्सो वेलोसिटी इज फिक्स्ड, सो k इज करेक्ट, क्या होगा, फिक्स हो जाएगा ना। मोशन तो एक्साइटेड है लेकिन मैग्नीट्यूड उसका फिक्स्ड है, तो काइनेटिक एनर्जी इज आल्सो फिक्स्ड ना, क्योंकि मैग्नीट्यूड नहीं बढ़ेगा वेलोसिटी का। क्लियर? तो हमको करना है काइनेटिक एनर्जी बढ़ाना है, एक्सेलरेट करने का मतलब काइनेटिक एनर्जी को बढ़ाना है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करना पड़ेगा ना। इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करो तो क्या करेगा, बार बार अगर मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ अप्लाई कर दिया, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने के बाद देखो होगा क्या कि इलेक्ट्रिक फील्ड जैसे अप्लाई किया तो मान लो कि यहाँ पर प्लस, यहाँ पर माइनस है, एक प्रोटॉन यहाँ पर हमने प्रोटॉन को थोड़ा सा पुश किया, तो जैसे प्रोटॉन को पुश करेंगे तो एक प्रोटॉन का इनिशियल वेलोसिटी होगा ही, उसके बाद क्या होगा, इधर इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, फिर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर है और प्रोटॉन इधर जा रहा है, इसका एक्सेलरेटेड मोशन होगा ना, तो वेलोसिटी क्या होगा, बढ़ेगा, कहां तक, यहां से यहां तक वेलोसिटी क्या होगा, बढ़ेगा। इसका मतलब चेंज इन काइनेटिक एनर्जी भी चेंज होगा, और चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू qv हो जाएगा कि नहीं होगा, q इज द चार्ज एंड v इज द पोटेंशियल डिफरेंस, यानी इन दोनों पॉइंट में जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा उसको चार्ज से मल्टीप्लाई कर देंगे, वही क्या होगा, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, यानी यहाँ पर कुछ काइनेटिक एनर्जी होगा और यहाँ पर कुछ काइनेटिक एनर्जी होगा, यहाँ की एनर्जी इससे क्या होगा, ज्यादा होगा, दोनों का डिफरेंस किसके इक्वल होगा, qv के इक्वल होगा। अब फिर चार्ज जो है ना यहाँ पर आएगा, तो यहाँ से एक्सेलरेट होकर यहाँ तक एक्सेलरेट करेगा, फिर इसका क्या होगा, मैग्नीट्यूड क्या होगा, वेलोसिटी का कांस्टेंट से खाली डायरेक्शन चेंज होगा, कब तक, यहाँ तक, कोई दिक्कत। अब यहाँ के बाद फिर हमको यहाँ एक्सेलरेट करना है, क्या करना है, यहाँ से, तो यहाँ भी क्वांटिटी को क्या करना पड़ेगा, हमको चेंज करना पड़ेगा, अगर यहाँ प्लस है और यहाँ पर माइनस में क्या होगा, एक्सेलरेटेड होगा। क्लियर? तो यहाँ से फिर जैसे ही यहाँ वेलोसिटी क्या होगा, बढ़ेगा, कितना बढ़ेगा, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा, कितना इक्वल होगा, qv के इक्वल होगा। लेकिन किसी अगर गलती से यहाँ पर माइनस कर दिया तुमने और यहाँ पर प्लस, तब क्या कर देगा, ये रिटार्डेशन का काम करेगा। आ रही बात समझ? तो एक्सेलरेट करना है तो क्या होगा, योर इलेक्ट्रिक फील्ड इन द बैक शुड बी ऑलवेज इन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी वेक्टर ऑफ द मूविंग चार्ज। कोई दिक्कत? हमेशा एक्सेप्ट करने के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड एंड वेलोसिटी ऑफ मूविंग चार्ज शुड बी इन दी सेम डायरेक्शन, और खाली गैप में एक्सेलरेट करेगा ना, इधर इलेक्ट्रिक फील्ड, इधर इलेक्ट्रिक फील्ड, तो अब हमको ये ध्यान रखना कि जब गैप आए उस समय इलेक्ट्रिक फील्ड और वेलोसिटी तो क्या होना चाहिए, दैट शुड बी इन द सेम डायरेक्शन। तो जो भी एक्सेलरेशन होगा वहां गैप नहीं होगा, यहाँ पर या तो यहाँ पर। जैसे ही गैप में आएगा काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी हो सकता है कि इंक्रीज कर दे या हो सकता है डिक्रीज कर दे, इंक्रीज या डिक्रीज करेगा बाय दिस अमाउंट q इनटू v। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड और वेलोसिटी सेम डायरेक्शन में तो इंक्रीज करेगा काइनेटिक एनर्जी किस अमाउंट से, qv अमाउंट से। अगर अपोजिट में होगा तो क्या करेगा, डिक्रीज करेगा किस अमाउंट से, qv अमाउंट से।
समझ आया थंब को आप करो। अगर ये करने को तो मैं 2 मिनट करा दूं, फील होना जरूरी है। ऑनलाइन वालों क्लियर हुआ? ऑनलाइन क्लियर हो रहा है? खाली मैं ही पढ़ रहा हूं बे, क्लियर हो रहा? एक काम करवाओ, तुम लोग कल से आओ ही नहीं पढ़ने। समझ आ रहा तुम लोगों को? ओए तब तेरे बोलूंगा तो तू इंतजार करेगा, बोलने का इंतजार करेगा मेरा। इधर नहीं आ रहा था, हम क्या करें? अरे हम सर तो साइक्लोटॉन क्लियर। So this is these क्लियर। हमने क्या किया था, हमने एक मैग्नेट रख दिया था, तो मैग्नेटिक फील्ड मान लो ऐसा है, क्लियर। मैग्नेटिक फील्ड अंदर है, यानी दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड। हमने क्या किया था, इसको कनेक्ट कर दिया था किससे बाबू? एसी पावर सप्लाई से ना, क्लियर। तो होगा क्या कि करंट चेंज होगा, क्लियर। यहाँ एक बार प्लस होगा, यहाँ पर माइनस, तो फिर एक बार यहाँ माइनस, यहाँ प्लस, यानी पॉजिटिव चेंज, पॉजिटिव चेंज। तो होगा क्या, मान लो कि तुम्हारा चार्ज पार्टिकल है, यहाँ से तुमने चार्ज पार्टिकल थोड़ा पुश कर दिया है, तो इधर जब जैसे ही जाएगा उसका स्पीड क्या होगा, बढ़ेगा। क्योंकि इस रीजन में क्या होगा, इस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है, इधर है, तो इस रीजन में क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी चेंज होगा ना। एंड तो डेल्टा के इज द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। और किसके इक्वल होगा, E QV के इक्वल होगा ना, where Q is the charge of the charge particle and V is the potential difference, और KF minus KI is the delta K ना, and which is equal to E QV ना। अब क्या है, QV क्या है बाबू, पॉजिटिव है, क्या है पॉजिटिव, मतलब क्या होगा, KF will be greater than KI ना, यानी कि यहाँ का काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगा, यहाँ का क्या होगा, कम होगा। इसका मतलब मास तो फिक्स है, इसका मतलब जैसे इधर जाएगा वेलोसिटी क्या होगा, उसका बढ़ेगा। मींस फ्रॉम हियर टू हियर मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इज एक्सेलरेटेड ना, यहाँ से यहाँ एक्सेलरेटेड होगा, फिर जैसे ही आएगा क्या होगा, वेलोसिटी विल रिमेन्स कांस्टेंट, कहाँ तक, यहाँ तक, कोई दिक्कत। फिर इस रीजन में क्या होगा, एक्सेलरेशन भी हो सकता है और रिटार्डेशन भी हो सकता है, डिपेंड करता है चार्ज की पोलैरिटी पे, मतलब कि इसकी पोलैरिटी पे, बैटरी की पोलैरिटी पे। जैसे यहाँ पर मान लो प्लस है, यहाँ पर माइनस है, तब अगर चार्ज पार्टिकल यहाँ आया तब क्या होगा, उसी केस में लेकिन किधर होगा, इधर होगा, तो क्या होगा, एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन होगा। अगर मान लो कि यहाँ पर माइनस हो गया, यहाँ पर प्लस, तब लेकिन किधर होगा बाबू, इधर, तब क्या होगा, रिटार्डेशन होगा, क्लियर। तो हमको क्या करना है कि एक्सेलरेट करना है, यानी कि जब गैस में आए तो ऐसा पोलैरिटी हो कि इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन दी सेम डायरेक्शन। अगर जिधर इलेक्ट्रिक फील्ड उधर ही अगर चार्ज पार्टिकल का मोशन इज चार्ज इज पॉजिटिव, हमने चार्ज क्या लिया बाबू, पॉजिटिव लिया, प्रोटॉन मान लो, तो अगर जिधर इधर प्रोटॉन जा रहा है तो इधर इलेक्ट्रिक फील्ड अगर होता है तो गैप में क्या होगा, एक्सेलरेशन होगा। जैसे ही प्रोटॉन यहाँ पहुंचता है तो प्रोटॉन की वेलोसिटी किधर है, इधर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होना चाहिए, इधर। इसका मतलब कि हम बैटरी को यानी ऑसिलेटर को ऐसे लगाएंगे, इस ऑसिलेटर को ऐसे लगाएंगे कि जब यहाँ पहुंचे इलेक्ट्रिक फील्ड किधर हो, इधर, और जब यहाँ पहुंचे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो, इधर, तो अभी क्या होगा, चार्ज जो है एक्सेलरेटेड होगा और इसी रीजन में एक्सेलरेट करेगा, इस रीजन में वेलोसिटी क्या होगा, कांस्टेंट होगा, कोई दिक्कत। अब हमने बताया था कि R का फॉर्मूला बताओ कितना, रेजिस्टेंस का फॉर्मूला QV अपॉन, बोलो R का फॉर्मूला बताओ, BM MB, BM क्या है, मास ना, so R is equal to QV upon MB, means if velocity is increasing, R is increasing ना। इसका मतलब क्या है, तो मान लो कि यहाँ से चार्ज पार्टिकल गया, तो यहाँ से यहाँ गया, तो कुछ वेलोसिटी हो गया, मान लो वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड है ना, वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड है, तो इसी वेलोसिटी से कहाँ पहुंचेगा, ये यहाँ पहुंचेगा, कहाँ पहुंचेगा, यहाँ पहुंचेगा ना, तो कुछ रेडियस भी होगा, मान लो कुछ रेडियस होगा। जैसे यहाँ से यहाँ पहुंचेगा तो वेलोसिटी क्या होगा, फिर इंक्रीज करेगा, तो मान लो यहाँ पहुंचने पर वेलोसिटी क्या हो गया, 6 मीटर पर सेकंड। तो जैसे ही यहाँ पर पहुंचेगा कुछ रेडियस होगा, मान लो ये रेडियस होगा, मान लो ये 2 मीटर पर है, जैसे यहाँ पहुंचेगा वेलोसिटी कितना हो गया, 6 हो गया ना यार। अब इसमें क्या हो जाएगा, उसका रेडियस 2 से कितना हो जाएगा, बढ़ के 3 हो सकता है, 3.5 या 2.5, यानी कि यहाँ रेडियस अगर 2 है तो यहाँ पर रेडियस क्या होगा, ज्यादा होगा, कहाँ कहाँ, फिर उस रेडियस से यहाँ तक आएगा, फिर जैसे यहाँ आएगा क्या होगा स्पीड उसका, फिर अब 5 6 था, यहाँ तक कितना हो जाएगा 7,
तब फिर क्या होगा रेडियस, इसके केस में मान लो 2.5 है तो यहाँ रेडियस कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। यानी कि हर टाइम पे रेडियस और वेलोसिटी क्या हो रहा है उसका बढ़ रहा है। जैसे यहाँ आएगा रेडियस और वेलोसिटी दोनों बढ़ेगा, जैसे यहाँ आएगा रेडियस और वेलोसिटी क्या होगा बाबू दोनों बढ़ेगा। आ रही है बात समझ, यानी कि जैसे यहाँ पहुंचेगा वेलोसिटी और रेडियस दोनों बढ़ेगा, जैसे यहाँ पहुंचेगा वेलोसिटी और रेडियस दोनों बढ़ेगा। तो इसका मतलब है कि इस रीजन में वेलोसिटी बढ़ेगा, यहाँ वेलोसिटी बढ़ेगा तो रेडियस बढ़ेगा, यहाँ वेलोसिटी बढ़ेगा तो रेडियस बढ़ेगा। और इसमें क्या होगा रेडियस क्या होगा फिक्स होगा, कोई दिक्कत नहीं। अगर ढंग से बनाए इसको फिगर को तो कैसे बना सकते हैं आप, जैसे मान लो कि यहाँ से चला तो यहाँ से चला, तो यहाँ से चलने के बाद क्या होगा, यहाँ से चला तो मान लो यहाँ वेलोसिटी इस रेंज में वेलोसिटी इंक्रीज हुआ, तो मान लो यहाँ पर वेलोसिटी क्या होगा 2 मीटर पर सेकंड। तो उसी वेलोसिटी से क्या होगा चार्ज पार्टिकल से जाएगा, ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, जब यहाँ पहुंचेगा तब यहाँ से यहाँ वेलोसिटी पहुंचेगा तो इंक्रीज होगा ना, यहाँ 2 होगा वेलोसिटी होगा कि नहीं, और यहाँ पर कितना होगा 3 मीटर पर सेकंड। इसका मतलब है कि 2 था, मान लो वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकंड था, तो रेडियस कितना था मान लो कि 3 मीटर, कोई दिक्कत, इसका रेडियस है 3 मीटर। जैसे वेलोसिटी 3 मीटर पर सेकंड हो गया तो तुम्हारा पता है ना वेलोसिटी बढ़ेगा रेडियस क्या होगा बढ़ेगा, तो वेलोसिटी मान लो 4 मीटर हो गया, कोई दिक्कत, रेडियस 4 मीटर हो गया। इसका मतलब इसका रेडियस क्या होगा बाबू अब यहाँ से, यानी यहाँ से बढ़ने के बाद यहाँ से बढ़ जाएगा थोड़ा सा, कोई दिक्कत। फिर यहाँ आएगा तो यहाँ पर भी वेलोसिटी क्या होगा, अब यहाँ पर वेलोसिटी 3 होगा, यहाँ पहुंचेगा तो वेलोसिटी क्या होगा 4 हो जाएगा ना। फिर जैसे इसमें घुसेगा तो क्या होगा रेडियस क्या होगा, यहाँ 4 होगा, 4 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी हो जाएगा इस यहाँ पर, तो रेडियस क्या होगा 5 मीटर हो सकता है इंक्रीज करके। तो फिर यानी कि क्या होगा ऐसा कुछ हो रहा है कि नहीं, बार बार एक साइकिल के बाद क्या होगा उसका रेडियस बढ़ा, तो पाथ कैसा होगा स्पाइरल टाइप का पाथ होगा ना। आ रही बात समझ, तो एक्चुअल जो पाथ होगा बीच में चार्ज पार्टिकल का वो कैसा होगा, ऐसा होगा, कोई दिक्कत, और छोटा बना उल्टा बना ऐसे होगा, कैसे यहाँ से शुरू करेगा, समझ आ रही बात, हर साइकिल में बढ़ रहा है कि नहीं, ठीक है ठीक है। तो ये क्लियर हुआ, तो ये ऑन एंड ऑल अगर क्लियर हो थंब अप करो, ये बात समझना बहुत जरूरी है। क्लियर हुआ थंब अप करो तुम लोग, ये क्लियर हुआ, बताएगा ही नहीं कोई। अरे किसी को समझ आ रहा है इधर, इसलिए यहाँ जानवी कृष्णा ठीक है, महविश और सादिया क्लियर हुआ बाबू, ये फिगर कैसे हो रहा है, स्पाइरल क्यों बन रहा, कोई दिक्कत। यहाँ पर रेडियस चेंज होगा, इसी गैप में रेडियस भी चेंज होगा, इसी गैप में जैसे ही एक बार इसमें घुस जाएगा रेडियस क्या होगा फिक्स हो जाएगा, और वेलोसिटी क्या होगा फिक्स हो जाएगा। क्लियर। अब हमको क्या करना है, हमारा क्या साइक्लोट्रॉन वर्क करता है एज एन एक्सेलरेटर ना, यानी कि वी हैव टू इंक्रीज द वेलोसिटी और वी हैव टू इंक्रीज द काइनेटिक एनर्जी ना। तो हमें मालूम है कि जितना ज्यादा रेडियस होगा उतना ज्यादा क्या होगा वेलोसिटी होगा, यानी कि सेम पावर सप्लाई लगाओ, यहाँ सेम ओसिलेटर लगाओ, जितना बड़ा हम डीज बनाएंगे उतना ज्यादा क्या होगा रेडियस उतना ज्यादा क्या होगा, हर साइकिल पे क्या वेलोसिटी इंक्रीज करा, हर साइकिल पर वेलोसिटी। तब कंडीशन क्या है, कंडीशन ये है कि यहाँ जैसे ही चार्ज पार्टिकल यहाँ पहुंचता है पोलरिटी किधर होना चाहिए, जिधर चार्ज पार्टिकल का मोशन उधर ही इलेक्ट्रिक फील्ड, और जैसे यहाँ पहुंचता है तो जिधर चार्ज पार्टिकल का मोशन उधर ही इलेक्ट्रिक फील्ड। इसका मतलब मान लो कि इसका ऑसिलेशन कितना होगा, टाइम पीरियड कितना होता है, टाइम पीरियड क्या होता है 2 पाई m अपॉन क्यूब, ये टाइम पीरियड होता है। दिस इज इंडिपेंडेंट ऑफ r एंड इंडिपेंडेंट ऑफ वेलोसिटी, यानी कि टाइम पीरियड जो है r पे भी डिपेंड नहीं करेगा और वेलोसिटी पे। इसका मतलब जो है कि रेडियस तुम्हारा बढ़ रहा है, स्पाइरल बन रहा है, लेकिन जो टाइम पीरियड उसका क्या है सेम है, यानी कि यहाँ से यहाँ सेम टाइम में पहुंचेगा और यहाँ से यहाँ सेम टाइम में, यानी कि मतलब ये है, इसको लिखो पहले, इसको लिखो। देख बेटे यहाँ पर मान लो कि ये इसका मतलब क्या है, इसका मतलब पोलरिटी चेंज करता है, ये इसको बोलते हैं एसी, एसी है कि नहीं, एसी पावर सप्लाई। ये क्या करेगा, एक ही वायर में मान लो ये रेजिस्टेंस है, यहाँ रेजिस्टेंस लगा दो, तो क्या करेगा एक बार मान लो एक बार करंट डायरेक्शन इधर जाएगा, थोड़ा टाइम बाद करंट डायरेक्शन किधर हो जाएगा इधर हो जाएगा। आ रही बात समझ, पोलरिटी सेम वायर में चेंज करता रहता है, यानी कि एक सेकंड के लिए मान लो इधर करंट जाएगा, अगले सेकंड के लिए इधर, फिर एक सेकंड के लिए इधर, सेम वायर में करंट चेंज करता रहेगा, यानी पोलरिटी चेंज करेगा। यानी कि कोई रेजिस्टेंस है तो अब मान लो यहाँ प्लस यहाँ माइनस है, थोड़ी देर बाद क्या होगा यहाँ माइनस यहाँ प्लस, फिर थोड़ी देर बाद यहाँ प्लस यहाँ माइनस, तो यहाँ लगाएंगे तो क्या होगा, एक बार मान लो इधर प्लस इधर माइनस, दूसरे टाइम के बाद क्या होगा तो यहाँ भी प्लस और यहाँ भी माइनस, फिर क्या होगा यहाँ पर माइनस यहाँ प्लस, तो ये भी प्लस हो जाएगा ना,
आगे बात समझ इसका मतलब, यानी कि बैटरी का ये पोलरिटी चेंज कर गया, एक बार प्लस एक बार माइनस, एक बार प्लस एक माइनस। क्यों? तो हमें क्या करना है कि जब इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा तो नेगेटिव किधर करना है, इधर। इलेक्ट्रॉन जब सॉरी प्रोटॉन इधर आएगा तो नेगेटिव इधर, और प्रोटॉन इधर आएगा तो प्रोटॉन यहाँ आएगा तो इलेक्ट्रॉन किधर करना है, इधर ना। तो इसका मतलब क्या है कि जब यहाँ प्रोटॉन है तो क्या होना चाहिए, ये प्लस ये माइनस। लेकिन जब इलेक्ट्रॉन यहाँ है तब क्या होना चाहिए, ये प्लस और ये माइनस। तो देख रहे हो, एक बारी जब यहाँ प्रोटॉन था तो ये प्लेट माइनस था, ये प्लेट प्लस था। जब यहाँ प्रोटॉन था तो दिस वाज माइनस, दिस वाज प्लस, यानी ये हाई पोटेंशियल पे, ये लो पोटेंशियल पे। जैसे इलेक्ट्रॉन यहाँ प्रोटॉन यहाँ पहुंचेगा तो इसको हाई पोटेंशियल होना होगा, इसको लो पोटेंशियल, यानी कि जब यहाँ है तो ये लो पोटेंशियल, ये हाई पोटेंशियल। जैसे यहाँ पहुंचे प्रोटॉन तभी ये हाई हो गया और ये लो, यानी इसकी पोलरिटी, अब इसकी पोलरिटी बार बार चेंज हो रही है ना, कोई दिक्कत। तो कितना टाइम में चेंज होना चाहिए पोलरिटी, जब यहाँ है इलेक्ट्रोप्रोटॉन तो ये प्लस ये माइनस पे, जैसे ही प्रोटॉन यहाँ पहुंचे तब ये प्लस ये माइनस, यानी कि जो इसकी टाइमिंग है पोलरिटी चेंज होने की, उसका टाइमिंग और प्रोटॉन का टाइमिंग क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए ना। जितना टाइम में प्रोटॉन यहाँ पहुंचे उतना ही टाइम में क्या होना चाहिए, पोलरिटी चेंज होना चाहिए। तो प्रोटॉन का जो टाइम पीरियड है कितना है बाबू, 2 पाई m अपॉन क्यू बी, और इसका जो फ्रीक्वेंसी है इसका यही टाइम पीरियड है ना, और इसका टाइम पीरियड क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। सो दिस इज द टाइम पीरियड ऑफ प्रोटॉन, मान लो क्लियर, दिस इज द टाइम पीरियड ऑफ प्रोटॉन। तो फ्रीक्वेंसी कितना हो जाएगा इसका, एक प्रोटॉन कितना होगा, वो होगा बोलो क्यूबी अपॉन 2 पाई एम। तो कोई दिक्कत, ये फ्रीक्वेंसी होगा, इसका भी फ्रीक्वेंसी। अब ये मान लो एफ सी है, फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेटर, ओएस मान लो, फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेटर ओएस क्या होगा। तो अब दोनों इक्वल हो जाएंगे, एफ ओ एस और एफ पी इक्वल हो जाएगा, तो क्या मिलेगा हमको, हर टाइम पे यहाँ भी वेलोसिटी बढ़ेगा और यहाँ भी वेलोसिटी बढ़ेगा, यहाँ भी बढ़ेगा और यहाँ भी बढ़ेगा। तो वेलोसिटी क्या होगा, कंटिन्यूअसली इंक्रीज करेगा। अगर जहाँ से थोड़ा थोड़ा इधर होगा तो क्या होगा, रिटार्डेशन हो जाएगा, एक्सेलरेशन की जगह रिटार्डेशन हो जाएगा, क्योंकि पोलरिटी यहाँ चेंज इधर उधर हुआ तो क्या होगा, मान लो कि यहाँ इलेक्ट्रोन यहाँ पहुंच गया, ये प्लस पे ये माइनस में, तो क्या करेगा यार, रिपेल कर देगा, तो वेलोसिटी क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। तो अगर तुमको वेलोसिटी इंक्रीज करना है, क्लियर, वेलोसिटी इंक्रीज करना है तो क्या होना चाहिए, एफ ऑसिलेशन इज इक्वल टू एफ पी ना, एंड दिस इज द कंडीशन ऑफ रेजोनेंस। क्या बोलते हैं इसको, दिस इज द कंडीशन ऑफ रेजोनेंस, क्लियर, रेजोनेंस क्लियर। अब इस फ्रीक्वेंसी को साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एफ सी। इसको एफ सी नोट करेंगे, क्या करेंगे, क्योंकि यही साइक्लोट्रॉन का फ्रीक्वेंसी है और ये ऑसिलेटर का फ्रीक्वेंसी। तो अंडर रेजोनेंस दिस मस्ट बी इक्वल टू एफ ऑसिलेटर इज इक्वल टू एफ सी व्हिच इज इक्वल टू क्यूबी अपॉन 2 पाई एम। या ये भी बोल सकते हो कि जो इसका टाइम पीरियड है और प्रोटॉन का टाइम पीरियड दोनों क्या चाहिए, सेम। तो बात समझ आई कि व्हाई वी आर यूजिंग एसी पावर सप्लाई, क्योंकि हमको बार बार पोलरिटी चेंज करना है, क्लियर क्लियर। और उसके बाद कंडीशन के पोलरिटी तो चेंज करना है, उसके बाद ऐसा ऑसिलेटर लगाओगे उसका फ्रीक्वेंसी और इसका फ्रीक्वेंसी, यानी प्रोटॉन का फ्रीक्वेंसी और ऑसिलेटर का फ्रीक्वेंसी क्या हो, सेम हो, या इसका टाइम पीरियड और प्रोटॉन का टाइम पीरियड सेम होना चाहिए, इसलिए लगा। कोई दिक्कत। अब होगा क्या, जो भी वेलोसिटी है यहाँ पर क्या होगा, इस रीजन में वेलोसिटी क्या होगी, इंक्रीज होगा, v इंक्रीज करेगा, और रेजिस्टेंस भी क्या होगा बाबू, इंक्रीज करेगा। इस रीजन में क्या होगा, v इंक्रीज करेगा और रेजिस्टेंस भी क्या होगा, इंक्रीज करेगा। इस रीजन में v क्या होगा, कांस्टेंट होगा, और r क्या होगा, कांस्टेंट होगा। कोई दिक्कत। तो इसमें अगर रेडियस 2 मीटर है, इसमें रेडियस कितना हो जाएगा, 2.5, इसमें कितना होगा 3, इसमें फिर कितना होगा 3.5, इसमें कितना होगा 4। अब इसमें स्पीड है 2, तो इधर कितना हो जाएगा 3, इधर कितना होगा 4, इधर 5, यानी कंटिन्यूअसली क्या होगा, रेडियस इज इंक्रीजिंग एंड वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग। आई बात समझ। तो अब क्या करना है, यानी कि एक्चुअल पाथ किसका होगा, वो एक्चुअल पाथ ऐसा होगा। कोई दिक्कत, यही है ना। अब जितना ज्यादा वेलोसिटी चाहिए उतना बड़ा क्या करोगे, डीज बनाओगे, उतना बड़ा रेडियस का डीज बनाओगे, जितना ज्यादा रेडियस उतना ज्यादा स्पीड होगा। यही है ना अपना डीज, ऐसा ही है ना डीज यार, बताओ। तो देख रहे हो कैसे हो जाएगा, डी है ये बैटरी पावर सप्लाई, लगा दो यहाँ से, कोई दिक्कत। ये डीज है, ढंग से फिगर बना दूंगा, कोई दिक्कत। तो ये प्रोटॉन ऐसे मोशन कर रहा है, यहाँ से शुरू हुआ, मोशन करते 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 यहाँ से, कोई दिक्कत। जल्दी जल्दी कैसा होगा, डीज बना देता हूँ मैं। ये ऑसिलेटर है, एसी पावर सप्लाई और ऑसिलेटर दोनों लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है बाबू। यहाँ से प्रोटॉन इधर चला, ऐसे ऐसे बढ़ते बढ़ते ढंग के बनाया जाए।
कोई दिक्कत? यहाँ पर प्लस, यहाँ पर माइनस, तो यहाँ पर माइनस, यहाँ पर प्लस, हर टाइम पर पोलैरिटी चेंज होगा जैसे ही प्रोटॉन यहाँ पहुँचा है। क्लियर हुआ क्या? अब क्या क्या यानी कि देख लो आप फॉर्मूला क्या है कि बाबू क्या बताओ, आर इक्वल टू क्यू बी अपॉन एम बी, क्यू बी अपॉन एम बी ना, अच्छा, आर टी इक्वल टू 2 पाई एम बी अपॉन 2 पाई अपॉन क्यू बी ना, और फ्रीक्वेंसी इक्वल टू क्यू बी बाई 2 पाई एम। क्लियर? तो डेल्टा के इक्वल टू क्यू बी ना, और के एफ माइनस के आई इक्वल टू क्यू बी, यानी तो हर टाइम पे क्या होगा, इंक्रीज करेगा। ठीक है? क्लियर? एंड इफ योर वेलोसिटी इंक्रीजिंग रेडियस विल इंक्रीज, तो हम जितना बड़ा, जितना ज़्यादा वेलोसिटी चाहिए, जितना ज़्यादा वेलोसिटी चाहिए उतना ज़्यादा क्या करना पड़ेगा, रेडियस करना पड़ेगा। क्लियर? रेडियस करना पड़ेगा। तो होता क्या है कि मान लो कि हमको एक कैलकुलेशन कर, पहले ही कैलकुलेशन कर लेंगे कि हमको कितना काइनेटिक एनर्जी चाहिए, कितना वेलोसिटी चाहिए, उसके लिए क्या रेडियस होना चाहिए। कैलकुलेशन मान लो हमको वेलोसिटी कोई चीज़ करना है, तो उसके लिए वेलोसिटी हमको चाहिए ना, तो उस हिसाब से वेलोसिटी हम फिक्स कर लेंगे। उसके हिसाब से हम आर को क्या करेंगे, देखेंगे कि आर कितना चाहिए, उतना रेडियस का क्या बनाएंगे बाबू, हम डीज बनाएंगे। क्या बनाएंगे? डीज, क्योंकि इलेक्ट्रॉन उसी में चलेगा ना। क्लियर? अब मान लो कि हमने आर फिक्स कर दिया 2 मीटर पर सेकेंड, 2 मीटर का, तो 2 मीटर का यानी कि हम कम से कम 2.5 मीटर का डीज बनाएंगे। क्लियर? और जैसे ही घूमते जाएगा, जैसे ही अब यहाँ पर क्या एग्जिस्ट लगा देते हैं, कहाँ लगा देते हैं, यहाँ पर मैंने एग्जिस्ट लगा दिया, एग्जिट, ठीक है, एग्जिट लगा दिया, तो होगा क्या कि घूमते आएगा, और जैसे ही उस रेडियस पे पहुंचेगा क्या होगा, इलेक्ट्रॉन यहाँ से घूमते आएगा, यहाँ से वापस निकल जाता है। आ रही बात समझ? हम ऐसे आएगा कि नहीं? अरे यार घूम रहा है, यहाँ पर है कि इसको खाली स्पेस में क्या होगा, ये निकल जाएगा कि नहीं टेंजेंशियली। तो हम वेलोसिटी मालूम है, उसके हिसाब से हम रेडियस कर लेते हैं, और रेडियस कैलकुलेशन करने के बाद हम एक एग्जिट डाल देंगे। क्या डाल देंगे? एग्जिट डाल देंगे, ओपनिंग, और जैसे घूमते जाएगा, वहां पर जैसे उसको खाली जगह मिलेगा, क्या हो जाएगा वो, अब यहाँ जैसे ही यहाँ से निकलेगा तो यहाँ क्या है, कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, तो बात क्या होगा उसका, सीधा स्ट्रेट लाइन हो जाएगा ना, जिधर वेलोसिटी जा रहा है वो चेंज नहीं होगा। कोई दिक्कत? अभी नहीं समझ आ रहा है ये? कोई दिक्कत आ रही बात समझ, थंब अप करो ये। तो ये ऐसे हिसाब से तुम्हें जितना ज्यादा वेलोसिटी चाहिए उतना बड़ा रेडियस का डीज बनाओ, और इसमें स्पाइरल करते ये सब चेंज नहीं करना, ये सब तो छोटा मोटा रहेगा चलेगा, रेडियस पे डिपेंड करना, जितना ज्यादा रेडियस उतना ज्यादा वेलोसिटी। कोई दिक्कत? ठीक है, सही है बाबू। क्लियर? अब क्या करना है इसका, हाँ अच्छा, दिस चैम्बर शुड बी एम्प्टी, ये क्या होना चाहिए बाबू, चैम्बर एम्प्टी होना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर एम्प्टी नहीं रहेगा तो मान लो एयर मॉलिक्यूल और उसमें चार्ज पार्टिकल तुम्हारे इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन मोशन कर रहा है, तो देयर विल बी कोलिजन बिटवीन द प्रोटॉन एंड द मॉलिक्यूल्स ना, तो वेलोसिटी का डिक्रीज करेगा। तो ये एम्प्टी होना चाहिए, वैक्यूम होना चाहिए बिल्कुल, इसमें खाली एक ही चार्ज पार्टिकल या तो प्रोटॉन या तो इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। कोई दिक्कत? एम्प्टी होना चाहिए चैम्बर शुड बी एम्प्टी। क्लियर? और रेजोनेंस कंडीशन क्या है बेटा, रेजोनेंस कंडीशन क्या है, ये एफसी इक्वल टू एफ ऑसिलेशन ना, व्हिच इज इक्वल टू क्यूबी अपॉन 2 पाई एम। अगर साइक्लोट्रॉन का फ्रीक्वेंसी और इस पावर सप्लाई की फ्रीक्वेंसी सेम होगा तभी क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगा और एक्सेलेरेशन होगा, अदरवाइज क्या होगा, रिटार्डेशन होगा। तो अंडर दिस कंडीशन वेलोसिटी काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, इंक्रीज करेगा, और v भी क्या होगा, इंक्रीज करेगा, और रेडियस भी इंक्रीज करेगा। अगर ये कंडीशन नहीं है, यानी कि एफ सी नॉट इक्वल टू एफ ऑसिलेशन, तो क्या होगा, रिटार्डेशन होगा। क्या होगा, रिटार्डेशन होगा, और उसके केस में क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, तुम्हारा डिक्रीज करेगा, और रेडियस क्या होगा, डिक्रीज करेगा, वेलोसिटी क्या होगा, डिक्रीज करेगा। कोई दिक्कत? तो इधर साइक्लोट्रॉन से अब ये सब करके क्वेश्चन निकाल सकते हो। इसका यूज कहाँ होता है देख लो, यूज कहाँ होगा, यूज होता है जैसे मान लो कि कोई पार्टिकल है, जैसे ये बोर्ड है, ये कोई ऑब्जेक्ट है, मान लो कि इसका यूज बता देता हूँ कहाँ होता है यूज। ये मान लो कि ये कोई मेटल है, इसमें कोई और मेटल को इंजेक्ट करना है, इम्प्योरिटी ऐड करना है। ये मेटल मान लो सोना गहना बना रहे हो, उसमें तांबा में मिला करके मिक्सअप करना है, ठीक है। तो क्या करेंगे कि ये गोल्ड ले लेंगे और तांबे का जो मॉलिक्यूल है उसको हाई वेलोसिटी से क्या करेंगे, इसमें कोलाइड करेंगे, तो क्या करेंगे, पेनिट्रेट करके क्या कर जाएगा, अंदर घुस जाएगा। आ रही बात समझ? तो ये हो गया। कोई दिक्कत? यानी इम्प्योरिटी ऐड करने के लिए, टू ऐड द इम्प्योरिटी, टू ऐड द, पहला काम इम्प्योरिटी इंजेक्ट करने के लिए या ऐड करने के लिए। आ रही बात समझ ना, इम्प्योरिटी ऐड करने के लिए। दूसरा एप्लीकेशन क्या है कि दो चार्ज पार्टिकल कोलाइड करने के बाद वहां से क्या प्रॉपर्टी होता है, क्या फिनोमेना होता है, उसको करेंगे। मान लो एक प्रोटॉन को हाई वेलोसिटी से ले आओ और एक प्रोटॉन को
हाई वेलोसिटी लेगा और दोनों को कोलाइड कराओ, फिर वहां से देखो कि प्रोटॉन का स्ट्रक्चर क्या होता है, प्रोटॉन से क्या क्या निकलता है। क्लियर? तो प्रूव द चार्ज पार्टिकल, प्रूव मतलब समझते हो ना, एक्सपेरिमेंट करना, उसके बारे में रिसर्च करना, टू ऐड द इम्प्यूरिटी, क्लियर, और टू मिक्स द टू मेटल्स, क्लियर, एंड आल्सो टू प्रूव द चार्ज पार्टिकल, यानी कि दो चार्ज पार्टिकल है, दो इलेक्ट्रॉन, उनको कोलाइड करा के देखो उनका क्या बिहेवियर है, क्या निकल रहा है, दो प्रोटॉन हो। क्लियर? ये तो साइक्लोट्रॉन है, इससे बड़े बड़े एक्सेलेरेटर होते हैं, ये एक्सेलेरेटर का साइज बहुत छोटा है। क्लियर? अब इसके केस में क्या होगा, आवर टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी आर इंडिपेंडेंट ऑफ वेलोसिटी, इंडिपेंडेंट ऑफ वेलोसिटी, टाइम पीरियड एंड द, कब, जब वेलोसिटी क्या होगा तुम्हारा वेरी लेस देन c होगा। अगर जो बहुत ज्यादा वेलोसिटी चाहिए उसके लिए ये यूज नहीं करेंगे, उसके लिए हम क्या करेंगे बाबू, फोटोन सिंक्रोट्रॉन, क्योंकि हाई वेलोसिटी पे क्या होता है, हाई वेलोसिटी पे जो बाबू इसका जो फ्रीक्वेंसी होगा वो किस पे डिपेंड करेगा, वेलोसिटी पे डिपेंड करेगा। इसका मतलब क्या होगा, वेलोसिटी बार बार इसका वेलोसिटी चेंज होगा तो बार बार इसका क्या होगा, फ्रीक्वेंसी चेंज होगा, तो इसका भी फ्रीक्वेंसी क्या करना पड़ेगा, बार बार चेंज करना पड़ेगा। तो पॉसिबल ही नहीं है ना, जो जरा सा फ्रीक्वेंसी में इधर उधर, यानी कि जरा सा मिसमैच हुआ, इसका फ्रीक्वेंसी और इसका फ्रीक्वेंसी में मिसमैच हुआ तो क्या होगा, तुरंत रिटार्डेशन हो जाएगा, एक्सेशन होगा नहीं। तो ये सब ओवरकम करने के लिए हम प्रोटॉन साइक्लोट्रॉन बनाते हैं। क्लियर? वो सिलेबस में नहीं है, आगे जाके पढ़ लेना कॉलेज में। कोई दिक्कत आई बात समझ? सही हो गया बाबू, कर सकते वैसे। एंड इन द नेक्स्ट क्लास वी विल स्टडी बायर्स लॉ। क्लियर? तो ये कर लो, कोई डाउट हो तो बता देना। तो बाय।